Hello and welcome. फॉलो अप करके एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, और वो ये है कि अगर कोई 1,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहता है तो क्या वो 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकता है, या फिर एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है कि नहीं, जब तक तुम्हारे पास 50,000 या 1 लाख रुपए ना हो तब तक आप इसमें जाओ ही मत, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं बनेगा। आपका क्या कहना है इस पर? मेरे को फिर एक और उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट को मैंने क्या कहा, ये एज़ अ बिज़नेस आपको देखना है। अब जैसे अगर आप मंडी में भी जाते हैं तो आलू के 1-2 बोरे खरीदते हैं क्या? या फिर 10, 20, 50, 100 जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से खरीदते हैं तब बेचते हैं? आप बताइए। जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। अगर घर के लिए खरीद रहे हैं तो 1, 2, 5 किलो तक खरीदते हैं, और अगर रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो फिर थोड़ी ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं, 2, 3 बोरे खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर आड़तिया का बाजार है और हम उसी का काम करते हैं, फिर हम ट्रक ट्रक वगैरह खरीद सकते हैं। यही सोच होती है। बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। अब मैं इसके अगेंस्ट में इसके पीछे की थ्योरी बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, हम जितना शेयर खरीदते हैं, उस शेयर के अगेंस्ट में हमें सम परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है। अगर आपने एक शेयर खरीदा है, उसका अमाउंट चाहे 1 लाख हो, चाहे 5,000 हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट में आपको परसेंटेज वाइज़ ही देखना है कि अगर आपको 5% मिला या 10% मिला। फिर जब जितना मिला, क्या आप उससे सैटिस्फाइड हैं? सैटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप नुकसान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 6% में हैप्पी हैं या 10% में हैप्पी हैं, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग में क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि अगर हमें 10% में 1 लाख रुपए कमाना है, तो हमें कितने शेयर होने चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास 10,000 शेयर हैं और सबका प्राइस अगर 10 रुपए है, तो एक 1 लाख हो गया, मे बी 1 लाख कैपिटल लगेगा। और उस पे अगर हमें सिर्फ 1 रुपए भी प्रॉफिट होता है, जो कि 10% हुआ, 10 रुपए का 1 रुपया 10% हुआ, तो 10,000 शेयर लिए मैंने, कैलकुलेशन 10,000 शेयर बताया ना, 10,000 शेयर 10 रुपए के 1 लाख रुपए हो गया। और 1 रुपए अगर प्रॉफिट हुआ, तो जो कि अप्रॉक्स 10% हुआ, तो 10,000 रुपीज़ आपके एज़ अ प्रॉफिट हुए। यस। तो ये कैलकुलेशन आपको अपने बैकग्राउंड में करना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको लेना है। आपका सवाल था कि ₹1000 में हम ₹1000 में हम स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ₹1000 से 1 लाख बन जाएगा, तो उसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जो कि लिटरली बहुत लंबा रास्ता है। तो आई होप ओके। आई मेड माय पॉइंट क्लियर। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे 1,000 रुपए से या फिर थोड़े और बड़े अमाउंट से या छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर लिया, अब एक इन्वेस्टर को या फिर एक बिगिनर को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम, या फिर अगर इन्वेस्ट कर चुके हैं उसके बाद क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी चाहिए? करेक्ट। आई थिंक ये मुझे थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया एंट्री करते टाइम पे क्या था, किस आधार पे हम उसके अंदर गए। मेरी बात करें तो आई एम ए सॉलिड बिलीवर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये हमें बहुत सारी एनालिसिस बहुत कम टाइम में करने में हेल्प करता है टेक्निकली। और एक और तरीका है जो कि हार्ड अर्न तरीका है, उसमें आपको प्रॉपर कंपनी के बारे में बैकग्राउंड चेक, उसकी फाइल्स, उसके शीट्स, उसके सीए का डेटा, ये सारा कुछ पढ़ना होता है, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है? तो जैसा कि आपका सवाल था कि हम क्या देख के घुसें, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर आ जाता है। अगर आप हमारी तरह हैं जो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं, कम टाइम में अगर उन्हें मोस्ट एक्यूरेट जितना पॉसिबल हो उतना सिग्नल मिल सके कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन हार्ड वे में जाना चाहता है, तो भाई मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। प्रॉफिट दोनों में है, रास्ते दोनों में हैं, तरीके भी दोनों में हैं। हमने दूसरा रास्ता चुना है, एक और रास्ता है जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। ये सारा करने के बाद उस इंसान को डिसाइड करना है कि वो इस पर्टिकुलर सिग्नल के आधार पे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये उसके ऊपर है, रास्ते ये 2 हैं। ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे इन्वेस्ट क्या देखे करें। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है? ओह! सही कहा। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक ही सिक्के के 2 अलग-अलग पहलू हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस, हमने मार्केट से कुछ सामान उठाया, फिर उसे वापस बेच दिया। एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमने ये सब किया, और ऐसा कई बार किया। कई बार, काफ़ी बार किया और बहुत जल्दी-जल्दी किया इसको, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमने बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग की है, ओके। इन्वेस्टमेंट का किस्सा क्या है? इन्वेस्टमेंट का किस्सा ये है कि हमने एक सर्टेन अमाउंट डाला, उसके पीछे का हमारा होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उसमें भी होती है, लेकिन बस सोच अप्रोच में डिफरेंस है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ओके, आपने अच्छी तरीके से बताया कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, तो यहाँ पे दोनों चीजें करते टाइम या फिर जो स्टॉक मार्केट को समझते टाइम लोग सबसे बड़ी गलती करते क्या है? ओके, बस वही खया वो एक बहुत ही फेमस डायलॉग नहीं है कि दुश्मनों से तो हम बचा लेंगे, खुद को अपने आप से कैसे बचाएँगे, वो है हिसाब-किताब यहाँ पे। सबसे बड़ी गलती वही है, इनडिसिप्लिन। जब भी हम अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते हैं, तो मुक्का खाते हैं, और भाई वो खाना ही पड़ेगा, मार्केट भी खिलाएगा,
और हमारी हरकतों से जो रिजल्ट आएगा वो भी खिलाएगा हमें। तो गलती वही है, अगर हमने प्लान कर लिया है कि इस लॉस पे मुझे बाहर जाना है और इस प्रॉफिट पे हमें बाहर जाना है तो जाना है भाई। अब उसमें क्या सोचना? प्रॉफिट मिल गया है तो अब वहां से निकल के दोबारा प्लान कर लो कि इस प्रॉफिट के आगे अगर हमें मिला तो हम इतने तक रुके रहेंगे और इतने पे इतने लॉस पे निकल जाएंगे बस। अगर हम ये नहीं फॉलो करते हैं और ये मान के चलते हैं भाई कि अब तो हम राजा हो गए हैं, हमारी 4 ट्रेडें ठीक हो गई हैं, आगे तो अब बस हम हैं, बस वहीं पे मार्केट मुक्का खिला देता है। आपने एक बहुत सही सॉल्यूशन दिया कि डिसिप्लिन इज द की। और इसके आगे मैं पूछना चाहूंगा कि डिसिप्लिन ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज खतरनाक है, ग्रीड या डर, जो मिस्टेक्स में भी काउंट होते हैं। हम्म, भगवत गीता का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो रील्स पे भी बहुत वायरल होता है, जिसमें कृष्णा बोलते हैं, कर्म पर ध्यान दो अर्जुन, भय अपने आप निकल जाएगा। अब मैं कोई बहुत बड़ा चेपी नहीं हो रहा हूँ ना फिर बहुत बड़ी कोई वो बात नहीं, सिंपल बात बोल रहा हूँ जो आप सबको पहले से ही पता है। ये बात बोलने के पीछे का मतलब ही यही था कि आपने जो अपने माइंड में बना के रखा है कि 20% प्रॉफिट पे नो मैटर व्हाट हमें निकल जाना है और 10% के लॉस पे नो मैटर व्हाट निकल जाना है। अगर जिसने अपनी स्ट्रेटजी, ये जस्ट एक एग्जांपल था, अपनी स्ट्रेटजी को जितनी स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, उसे ना सम्मान का डर ना अपमान का भय, मतलब ना उसे ग्रीड डरा पाएगी ना उसे डर डरा पाएगा। वो दोनों चीजों से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो गेम ही अलग हो गई, वो इन पे अपना समय बर्बाद ही नहीं कर रहा है। उसका माइंड क्लियर है भाई कि अगर हमें इतना मिला जयराम जी की हमारा काम हो गया, जाने दो हमें, और इतना लॉस हुआ मतलब हमें मार्केट इशारा कर रहा है कि भाई यहाँ से जाने का समय हो गया है। जस्ट लाइक और योर एवरेज कपल सिनेरियो, उन्हें सिग्नल मिलता है कि लड़के को पता रहता है कि हाँ भाई यहाँ हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बैठा रहेगा कि भाई इन होप चलो कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं होता है, बाद में बेचारे का कट जाता है यार, बहुत तकलीफ होती है। तो जैसे आपने बताया कि ना हारने का डर और ना जीतने का मोह, भगवान ने इसको टर्म दिया है स्थित प्रज्ञ, अरे करेक्ट, है बिल्कुल ना। करेक्ट। ऐसे ही करके तो बहुत ही अच्छी बात कही कि ना हारने का डर और ना जीतने का मोह, जब ये हो जाता है तो फिर ह्यूमन ह्यूमन ही कहाँ रहेंगे। वो तो फिर एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, महापुरुष यस। कह सकते हैं उन्हें। और फिर उनके कर्म ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, थोड़ी पर्सनल है। और वो ये है कि क्या आपको कभी ऐसा लॉस हुआ है या फिर आपके जानने वालों को कभी ऐसा लॉस हुआ है कि रात भर नींद ना आई हो। एज फॉर एज अभी इसका सवाल है तो यस, मेरे जान पहचान में एक दो पर्सन हैं जिन्होंने इलेक्शन के टाइम पे ये गलती की थी। जब मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है तब ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लोन भी लिया था, 3 या 4 लाख का लोन लिया था, हमारे कलीग्स ने कंपनी में काम करते हैं, और उन्हें अभी भी उसका लॉस जो है वो झेलना पड़ रहा है। जब जब उन्होंने ये किया तब मैं उनके संपर्क में नहीं था, अभी रिसेंटली ही हमें उनसे बातचीत हुई है, तब उन्होंने ऐसा बताया कि इलेक्शन के टाइम पे हमारे साथ ये ऐसा ऐसा हो चुका है। तब हमने पूछा उनसे कि भाई आपने कुछ कैलकुलेटेड रिस्क वगैरह ऐसा कुछ लेके प्लान क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमें पूरा पता था कि इलेक्शन में हमें ऐसा ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करने को मिलेगा, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, उसी के ही आधार पे हमने किया। मैंने कहा फिर भी स्टॉप लॉस नाम की भी तो एक चीज होती है कि जस्ट इन केस अगर शिट वेंट डाउन यू आर सपोज टू सेव योरसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं किया मतलब। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं किया, अब हम वो मिस्टेक कर चुके हैं, तो अभी वो उसी का ही भुगतान कर रहे हैं और काफी पतली हालत है। एंड बिल्कुल रही बात बेटा। हाँ, एंड रही बात मेरी, तो यस, मैंने भी इसको फेस किया है। सिंस मैं जॉब भी करता हूँ और पार्ट टाइम ये भी करता हूँ, तो जब मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलता है वंस और ट्वाइस, तब मैं ऐसा करता हूँ